नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन जनरली इस पे बनता है। आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। वी विल सी एग्जाम्पल आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। तो कुछ सब टॉपिक्स जो हमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स में पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में तो पढ़ना ही है, जिसको हम एंगुलर वेव फंक्शन भी बोलते हैं। फिर हम पैरिटी ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखने से टिपिकल लग रहा है, ठीक है। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज देखेंगे। जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है, तो सॉरी आइगन फंक्शन जो होता है वो एंगुलर वेव फंक्शन ही होता है, यानी स्फेरिकल हार्मोनिक्स ही होता है। स्क्वायर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम का वेव फंक्शन आइगन फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स ही होता है। देन वी विल सी ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड कंजुगेशन प्रॉपर्टीज। देन वी विल सी एन एग्जांपल, ठीक है। फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, चीज़ें आसानी से कवर की जा सकती हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से, तो जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ना, जो देखो हम जानते हैं जो सॉल्यूशन होता है ना एंगुलर पार्ट ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कवर किया था, जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन थी, तो हमने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस किया था, है ना। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हमने एक्सप्रेस किया था, जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है इक्वेशन का, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट्स में सेपरेट करते हैं, है ना। हमारे पास एंगुलर पार्ट होता है, हमारे पास पोलर पार्ट होता है और हमारे पास एजिम्यूथल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो पोलर पार्ट और एजिम्यूथल पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं। और या हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ठीक है ना। समझ में आई बात, स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोला जाता है या एंगुलर वेव फंक्शन बोला जाता है। इन दोनों को हम जब कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा एंगुलर पार्ट का स्क्रोडिंगर इक्वेशन का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसको स्पेसिफिकली हम एजिम्यूथल और पोलर इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, आप जानते हैं, हम उसको सेपरेट करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होता है जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंप्लीट एंगुलर वेव फंक्शन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया, पोलर पार्ट हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, एजिम्यूथल पार्ट हो गया। समझ में आया। और हम इनको प्रीवियस क्लासेस में पोलर पार्ट को और एजिम्यूथल पार्ट को ही हम ऑलरेडी सोल्व करके पढ़ चुके हैं ना। समझ में आई बात। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो पोलर वेव फंक्शन होता है, ये हमारे पास पोलर वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। और जो एजिम्यूथल वेव फंक्शन होगा, ये हमारे पास एजिम्यूथल वेव फंक्शन हो गया। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्लब कर दिया, है ना, टू गेट स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स। समझ में आई बात। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा देखो 2 पाई अंदर चला जाएगा ना 2 के साथ, तो 4 पाई बन जाएगा। तो यही मेरे पास क्या बन गया, कंप्लीट एंगुलर वेव फंक्शन बन गया, जिसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। एल हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये हम जानते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एम एल। और ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1 - x² ml/2, ठीक है। काफ़ी बुक्स में ना आपको ये ऐसे लिखा मिलेगा, है ना, इस तरीके से। यहाँ मॉडुलस नहीं लगा हुआ, तो मॉडुलस नहीं लगा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, एक्चुअली में इसका मतलब प्लस ही है ना। तो हमने डिफाइन इस तरीके से किया था। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर से यदि पढ़े हो तो आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आई बात, ये है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगा तो जिसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लीजेंडर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल या एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। थीटा में रिप्रेजेंट करना होता है तो एक्स जनरली हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि मैंने आप प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था, ठीक है ना। और ये हमारे पास जब साइलन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों एम एल की वैल्यू कवर करता है। यदि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो 1 होगा। या हम सिंपली इन दोनों को ना डिफाइन करके हम सिंपली एक फंक्शन रख सकते हैं, ठीक है ना। और रेस्पेक्टिव ऑफ द एम एल वैल्यू हम पुट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, यदि आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स मेन मकसद क्या था, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, एंगुलर पार्ट का, ठीक है ना। जब मैंने एंगुलर पार्ट पढ़ाया था तो एंगुलर पार्ट का और किसका, एजिम्यूथल पार्ट का, इसी को हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको वेव फंक्शन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपको ये याद होना चाहिए। तो इस तरीके से किस तरीके क्वेश्चन बनाया जाएगा वो मैं आपको अभी मतलब इसी लेक्चर में कवर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए और ये, ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए यदि आपको स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर क्वेश्चन करना है, ठीक है। बात करते हैं पैरिटी ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स की, ठीक है। तो देखो अंडर द एक्शन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर द पोजीशन वेक्टर ट्रांसफॉर्म एज दिस मच। अब देखो यदि मैं बात करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है ना,
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, मैंने आप यदि आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक लेक्चर जहाँ पर मैंने पैरेटो ऑपरेटर के बारे में पढ़ा रखा है। वहाँ पे मैंने 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ाया था 3D में, तो मैंने बताया था x ट्रांसफॉर्म्स इंटू -x, y ट्रांसफॉर्म्स इंटू -y एंड z ट्रांसफॉर्म्स इंटू -z। तो एक तरीके से इमेज ट्रांसफॉर्म होती है जिस तरीके, है ना, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा था, जिस तरीके से मिरर में इमेज ट्रांसफॉर्म होती है। मान लो x पर मेरे पास यहाँ पर 2 है तो अंडर पैरिटी क्या हो जाएगा -2, यदि -2 होगा तो अंडर पैरिटी वो 2 हो जाएगा। y पर सपोज यहाँ पर 5 है, +5 है, तो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन -5 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था। यदि हम बात करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे पास, r, थीटा, फाई, देन हाउ दे ट्रांसफॉर्म्स इनटू अंडर हाउ द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ध्यान से, अब हम जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखो कैसे होता है। ये मैं एग्ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है ना, r वेक्टर हो गया, ठीक है ना, r, थीटा, फाई। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ले लेता हूँ इसका, समझ में आया। तो ये L हो गया, तो प्रोजेक्शन कहाँ पर XY प्लेन में L पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है ना। OL को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जो R क्या होगा, OP जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है ना, इसकी लेंथ होगी, ठीक है। थीटा क्या होता है, पोलर एंगल, तो जो Z एक्सिस से मेजर करते हैं R वेक्टर तक कितना एंगल है, थीटा हो गया। समझ में आया, ठीक है। एक्स एक्सिस से मेरे पास जो प्रोजेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो ओरिजिन से प्रोजेक्टेड का जब मैंने मेजरमेंट किया, ठीक है ना, कितना है एक्स और वाई से, तो मेरे पास कौन दिखाता है, एजीमुथल एंगल बताता है इक्वेटोरियल प्लेन में। तो ये मेरे पास कितना आएगा, फाई, ये मैंने एक्स से मेजर किया है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से गौर से, तो यदि देखो यदि मैं इसको जेड एक्सिस को नीचे की तरफ इस तरीके से डैश डैश करके बनाऊं, है ना, तो देखो मैं ये जब 3D में बनाऊंगा ना स्फीयर में, तो ये कितने क्वाड्रेंट में बनेगा 8 क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना। इमेजिन करो यदि आप ध्यान से, समझ में आया। तो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या होगा, तो देखो थीटा मेरा 0 to पाई होता है ना, क्योंकि पोलर टू पोलर मुझे मेजर करना होता है। तो ये एंगल पूरा कितना होगा, यहाँ से मैं जेड एक्सिस से मेजर करूंगा ना, तो ये कितना होगा, पूरा पाई, और ये कितना है, थीटा है, तो ये कितना होगा, है ना, तो ये मेरे पास कितना होगा, पाई माइनस थीटा। समझ में आई बात। तो थीटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है अंडर पैरिटी, पाई माइनस थीटा। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखो ध्यान से, मेरे पास ये एंगल, मैंने ये मेजरमेंट कितना प्रोजेक्टेड जो था ना, पी पॉइंट यहाँ पर आया है, तो ओरिजिन से इस प्रोजेक्टेड पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, OL है, तो वो एंगल कितना है मेरे पास, फाई है, ठीक है। तो ये पूरा जब मूव करेगा, है ना, तो हमें देखो ध्यान से, आप गौर से देखो, सॉरी, हमें ना मिरर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जब मैं बिल्कुल इस पीछे की तरफ घुमाऊँ इसको, है ना, 180 डिग्री, वही तो मतलब होता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे मैंने थोड़ी उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बताया था ना, 2 - 2 हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो इस यहाँ पर ये कितना आया है ना, पाई एंगल हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो मेरे पास एक्स एक्सिस से मेरे को मेजर करना है, यही पॉइंट यदि यहाँ होगा, है ना, यहाँ होगा, तो कितना एंगल होगा, यहीं से मेजर करो, देखो ये कितना होगा, पाई, और ये कितना होगा, फाई, है ना। तो यानी पाई में फाई जुड़ेगा, तभी तो हम पहुँचेंगे यहाँ पे। तो ये है ना, समझ में आया, देखो ये तो पूरा पाई हो गया यहाँ तक, तो ठीक है, ये और ये पाई जुड़ गया। समझ में आया। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। हम जानते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। तो देखो मैंने ना पूरा वैल्यू नहीं लिखा अंडर रूट वाला, मैंने सिर्फ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिख दिया, है ना, ताकि इजी रहे हमारे लिए। अब मेरे जब पैरिटी ऑपरेटर मैं इस पर अप्लाई करूँगा ना स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर, तो देखो पी ऑपरेटर जैसे ही अप्लाई किया, ठीक है, समझ में आया, तो क्या होता है, तो थीटा किस में बदलेगा, देखो पाई माइनस थीटा में, और फाई किस में, पाई प्लस फाई में। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन था, कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया, है ना। एसोसिएटेड फंक्शन क्या होगा, देखो कोस थीटा की जगह मैं पाई माइनस थीटा लिखूंगा, और फाई की जगह पाई प्लस फाई। समझ में आया। पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आया। और ये मेरे पास, इसको मैं इस तरीके से तोड़ लेता हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। और ये मेरे पास क्या होगा, यदि आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है ना, आयोटा साइन ml पाई। देखो साइन ml पाई तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि साइन 0 हो, पाई हो, 2 पाई 3 पाई, ml का वैल्यू देखो आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 माइनस में पॉजिटिव में, तो ये हमेशा 0 मिलेगा। ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। तो देखो ml का वैल्यू यदि 0 होगा, है ना, तो ये मेरे पास 1 होगा, ml का वैल्यू 1 होगा, तो कोस पाई -1 होगा, तो ये 1 और -1 हो सकता है। तो कौन डिसाइड करेगा, ml डिसाइड करेगा। समझ में आया। तो देखो इसलिए मेरे पास एक सिंपली कितना क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। समझ में आई बात, कोई डाउट है। अब ध्यान से देखो,
तो ये तो मैंने कर लिया। अब ये जो एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल है, देखो हम इसको अलग से सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये होता है, ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल की, ठीक है, -1 L + ml PL, ठीक है ना, x, ये -x। तो यदि -x है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो रही है देखने में, ठीक है ना, तो लेट मी मेक इट क्लियर। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से, -1 L + ml, ठीक है, PL x। तो इसी प्रॉपर्टी का मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, ml देखो पॉजिटिव है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने मॉडुलस लगाया हुआ है, ठीक है, समझ में। काफ़ी बुक्स में ना आप देखोगे ये L - ml भी लिखा हुआ होता है ना, तो उसके अलग अलग कारण है ना, फेज उसमें लिया जाता है। बस जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप उन्हीं चीज़ों पर, बेसिक्स पर ध्यान देखो, नहीं तो काफ़ी दिमाग में होच-पोच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ध्यान से यदि आप देखो -L + ml है, 1 ml यहाँ भी है, तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, ये, और मेरे पास सिंपली ये फंक्शन हो गया, है ना। तो इसको तो मैंने y लिख लिया, देखो ml + ml है ना, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, देखो ये ml हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा पैरिटी, क्योंकि देखो देखो ml + ml है ना। अब मान लो ml का वैल्यू मेरे पास सपोज 2 आ जाए, है ना, और L मेरे पास सपोज कितना है, 2 है ना। तो ध्यान से देखो, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 2, और ये कितना होगा 2, तो ये कितना है 4 आया, तो 2 + के 4 आया मेरे पास, है ना। अब ध्यान से देखो, यदि ml माइनस होगा, ध्यान से देखो ये क्या होगा, माइनस यदि होगा, तो देखो अभी 2 आया तो इवन पैरिटी है, समझ में। यदि ml की वैल्यू -2 होगी तो देखो ये तब मेरे पास तब भी पॉजिटिव लेना है, देखो L का वैल्यू तो 2 ही रखा है ना, ये तो 2 हो गया, और ml कितना रखा, -2 रखा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कुछ भी ले लो आप, यदि ध्यान से समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो उस पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। यदि ये देखो इवन आएगा तो यहाँ कुछ इवन आएगा कि वो पूरा इवन बनेगा, यहाँ ओड आएगा तो यहाँ भी ओड आएगा, तो फिर भी वो सॉरी यहाँ पे ओड मतलब या जैसे ओड वैल्यू ले लोगे आप, तब भी आप वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो सिर्फ L पर ही निर्भर करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ -1 लिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप मतलब ये कर सकते हो, ठीक है ना। अभी स्पून फीडिंग तो मैं नहीं करा सकता, तो आप कुछ भी वैल्यू आप एज्यूम करके देखोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये है, तो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होता है हमारे पास वो ये होगा, ठीक है ना। तो पैरिटी की कौन डिसाइड करता है, -1 तो इवन पैरिटी यानी L की वैल्यू इवन है, ओड पैरिटी यानी L की वैल्यू ओड है, समझ में आई बात, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है कि टिपिकल नहीं है। बात करते हैं आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज ऑफ LZ ऑपरेटर। देखो जो जेड कंपोनेंट होता है एंगुलर मोमेंटम का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये होता है ना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। तो इस हम क्या करेंगे, अब ऑपरेट कराना है स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर, तो जैसे LZ ऑपरेट कराऊंगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर, LZ का वैल्यू लिख दिया, सिंपली ये होता है, ठीक है। ये अब देखो वेव फंक्शन रखो यहाँ पे, तो वेव फंक्शन मैंने रख दिया एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इस पर तो देखो ये तो फाई है, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ गई, ये पूरा बाहर लिख लिया, सिर्फ इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो देखो IML आ गया, और बाकी चीज़ एज होगी मेरे पास, ठीक है। ये मैंने वेव फंक्शन लिख लिया, और ये मेरे पास h/ml आ गया, समझ में आया। तो जब भी इस पर ऑपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यानी स्फेरिकल हार्मोनिक्स है किसका वेव फंक्शन है ना, किसका आइगन फंक्शन है, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, और उसका आइगन वैल्यू कितना है, ml है, समझ में आई बात, ठीक है। अब चेक करते हैं L² के बारे में, है ना। तो देखो ध्यान से, तो एंगुलर इक्वेशन देखो क्या है, जब हमने, आपको यदि ध्यान हो, जब स्क्रोडिंजर इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा था, तो सबसे पहले मैंने रेडियल पार्ट में, है ना, और एंगुलर पार्ट में तोड़ा था, है ना। फिर एंगुलर पार्ट से हमने पोलर पार्ट में और फाई पार्ट में इक्वेशंस को सेपरेट किया था। तो जो एंगुलर इक्वेशन मेरे पास आई थी वो ये निकल कर आई थी, ठीक है, समझ में आया। वहाँ पर ये क्या था, लैम्डा की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, L+1 होती है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जब पोलर इक्वेशन पढ़ाया था वहाँ पे हमने लिखा था। तो जो एंगुलर इक्वेशन है मेरे पास वो ये रहेगी, ठीक है। तो सिंपली मैंने एंगुलर इक्वेशन उठा के रख दिया। यदि आप गौर से देखो, ये फाई वाले पार्ट को हम सेपरेट करते हैं ना इससे, इसी से तो हमें वो मिलता है, ठीक है ना। यदि आप ध्यान से देखो तो फाई पार्ट को ही तो हम सेपरेट करके हम एजिमुथल पार्ट बनाते हैं अपना, ठीक है ना। ये तो बनता है हमारे पास एजिमुथल पार्ट यहीं से सेपरेट करके, तो उसमें थीटा और फाई दोनों पार्ट है, इसलिए एंगुलर इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। अब इस एंगुलर इक्वेशन में यदि मैं -h² की वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास सिंपली ये आएगा, ठीक है ना, ये बन गया। अब यही मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या, स्क्वायर्ड एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ये होता है, ठीक है, समझ में आई बात।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो एल स्क्वायर का माइनस एच कट स्क्वायर 1/sin थीटा, ठीक है। देखो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप पोलर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एजिमुथल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता है, खुद थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके देगा इक्वेशन, आपको पता ही नहीं चले, आप गलत इक्वेशन पे मार्क करके आ जाओगे, आप 3 नंबर आपके गए, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, एंगुलर ऑपरेटर हो गया, ठीक है, वाई आ गया मेरे पास, और यही मेरे पास क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गई पूरी। तो इक्वेशन क्या शो करती है, आइगन फंक्शन जो है ना, ये जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, ये आइगन फंक्शन है, और एल स्क्वायर ऑपरेटर का जिसका आइगन वैल्यू है वो ये, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू ये है क्या, ऑपरेटर है, किसका ऑपरेटर है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का तो ऑर्बिटल है, ऑपरेटर है, ठीक है। उस अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यू ये आई है, तो ये क्या देगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या देगा, का ऑपरेटर क्या देगा, उसका ऑपरेटर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे एनर्जी का ऑपरेटर क्या देगा, एनर्जी देगा, तो एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम देगा। तो देखो ये क्या मिला है मुझे, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिला है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एल स्क्वायर है ना, तो ये जो मैग्नीट्यूड आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एच कट अंडर रूट एल एल प्लस 1, एल स्क्वायर है ना, इसलिए अंडर रूट मैंने कर दिया, ठीक है। क्वांटम नंबर एल क्या डिटरमाइन करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब इनिशियली देखो ये जो हमने तो एल एल प्लस 1 माना है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में देखो आपको एन एन प्लस 1 मिलेगा, के प्लस 1 मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज़ मिलेगी। तो बाद में जब देखा गया कि भाई ये यहाँ पे एल स्क्वायर किया हमने, है ना, एल क्या देता है, और ये तो एंगुलर मोमेंटम देता है, क्या देता है, एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और ये किसके इक्वल है, कुछ एन प्लस 1 या के प्लस 1 एम प्लस 1 इसके इक्वल है। तो उसको बाद में क्या भाई, अब ये क्या है, तो ये जो नंबर है ना क्वांटम नंबर है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, तो इसको स्मॉल एल से लिखा गया, फिर समझ में आया बाद में। तो इस तरीके से चीज़ें आई है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसलिए इसको एल को क्या बोला गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। समझ में आई बात करते हैं हम ऑर्थो नॉर्मेलिटी एंड कंजुगेशन की। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो देखो 0 to 2π हमारे पास फंक्शन क्या होता है, θ2 यही तो होता है, और थीटा हम जानते हैं 0 to π वेरी करता है, और ये क्या होता है 0 to 2π वेरी करता है ना। तो इसलिए 0 to 2π 0 से π, तो हमने सिंपली ये तो वाई स्टार और वाई, और ये मेरे पास डी ओमेगा। अब डी ओमेगा देखो क्या है, ध्यान से हम क्या लेंगे जनरली, हमारे पास आर स्क्वायर डी आर डी साइन थीटा डी फाई, यही तो होता है वॉल्यूम एलिमेंट, है ना। तो हम एंगुलर पार्ट तो लेंगे नहीं, हम सिर्फ रेडियल पार्ट तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ हम एंगुलर पार्ट लेंगे, तो इसलिए एंगुलर पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट हो गया वेव फंक्शन का, ये कॉन्जुगेट नहीं है, तो ये क्रोनिकल डेल्टा आ गया, ठीक है। और एल एल डैश इक्वल होंगे तो 1 आएगा, एम एल डैश इक्वल होंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, 1 आएगा तो नॉर्मलाइज्ड होगा, 0 होगा तो ऑर्थोगोनल होगा। समझ में आया, तो ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाते हैं इस पेपर पर। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या है ना, तो ये है हमारे पास -1 टू द पावर ml वाई स्टार, ठीक है ना, और ये एल एम एल थीटा फाई, ये हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ml का, उसका हम कॉन्जुगेट करके ये निकालेंगे ना हम, तो हम -ml वाला वेव फंक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात, नहीं तो हमने फेज का सारा लिया है, मैंने आपको बताया कि फाई की वैल्यू यदि -1 टू द पावर ये है ml है, तो यानी कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन 0, है ना। और ये 1 कब होगा, व्हेन लेस देन और इक्वल टू 0। नहीं तो हम इसका इस्तेमाल करके ही हम दोनों नेगेटिव वाले भी ml और पॉजिटिव वाले भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम इस रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है। बात करते हैं अब एग्जाम्पल पर। तो देखो एग्जाम्पल किस तरीके से, छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछेगा, बहुत बेसिक से। तो जैसे y31 θ5 विद स्फेरिकल हार्मोनिक्स, l की वैल्यू 3 होगी और ml का वैल्यू 1। तो ये ध्यान रखना, जो पहले लिखा हुआ है ना, ये तो l होगा, ये ml होगा। काफ़ी बुक्स में ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो यदि ऐसे ये ऐसे लिखा होगा या ये लिखा होगा, तो आपको समझना है ये l का वैल्यू है, ये ml का वैल्यू है, ये l का वैल्यू है, ये ml का वैल्यू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो 4 ऑप्शन में देखो LZ दे रखा है और ml, तो हम जानते हैं यदि इस पर ऑपरेट करेगा LZ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू m h कट आता है ना। तो m का वैल्यू 1 है, तो h कट आना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई ऑप्शन है नहीं है, तो यानी ये तो नहीं है। एल स्क्वायर ऑपरेट करके देखते हैं y31 पे, तो मेरे पास आइगन वैल्यू क्या होती है मेरे पास, तो h कट अंडर रूट l प्लस 1 ये तो होती है। तो l मेरे पास कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ 3 रखूँगा 12 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा मेरे पास
12h कट y31, ठीक है ना, ये आएगा। तो अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये मेरा ऑप्शन यही ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। तो इस तरीके से छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। हम जानते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक क्या होता है हमारे पास, ये तो होता है √2l+1 अपॉन 4π(l माइनस प्लस फैक्टोरियल l प्लस ये, ठीक है, और ये PL ml ये आएगा कोस थीटा e⁻I ml/, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें तीनों निकालने हैं, तो मैं आपको ये एक निकाल के दिखाता हूँ, बाकी काफ़ी आसान है, आप निकाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो जैसे मैंने निकाला 2 1, है ना, तो θ/, तो देखो तो ml का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ग्रेटर देन 0, तो यानी ये इस्तेमाल करेंगे, 1 आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो देखो यहाँ इसका वैल्यू, फेज का वैल्यू माइनस आ गया, ठीक है। हम अंडर रूट लगाएंगे, L का वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 +1 5 आ गया, 5/4π, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ml का वैल्यू 1 है ना, तो पॉजिटिव ही रखना है, तो देखो 1 जब रखेंगे तो देखो 2 - 1 क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। समझ में आई बात। और ml का वैल्यू 1 लेना है तो ये 2 और 1, है ना, समझ में आया, ये हो गया कोस थीटा, और ये मेरे पास क्या आएगा 5, ml का वैल्यू क्या है 1, तो सारी वैल्यूज़ हमने रख ली। अब देखो ये क्या है, एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन है, कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, मैंने L की वैल्यू 2 तक रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, P21 चाहिए, तो L का वैल्यू कितना हो 2, तो L का वैल्यू तो 2 ये रहा, और ml का वैल्यू 1, तो मुझे यानी ये चाहिए, है ना, समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूँगा, 2 1 = माइनस अंडर रूट, अब देखो 5/4π, और ये कितना आ जाएगा 6, है ना, 24 हो गया ना, समझ में आया। अब देखो कोस थीटा है ना, तो x की जगह यहाँ पे हम सिंपली क्या रखेंगे, ये होगा -3 कोस थीटा √1 - कोस स्क्वायर थीटा e⁻I5। समझ में आ गई बात। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई डाउट है, ठीक है। अब देखो जो ये 3 है ना, यदि मैं इसको अंदर लेके जाऊँ, 3 को मैं अंदर लेके गया सपोज, तो अंदर जाके तो 9 बनना चाहिए, है ना, समझ में आया। तो जब अंदर जाके 9 बनेगा तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ऐसे ही तो लिख पाऊंगा इसको, कोस थीटा, ये मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा, है ना, और e⁻5। तो मैं इसको काट सकता हूँ 3 से, 3, तो मेरे पास कितना आएगा 15/8π कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, e⁻5। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। मैं ना आपको ये एक और निकाल के दिखा सकता हूँ, जैसे 2 - 2 कर लिए, ठीक है ना। तो देखो ml का वैल्यू -2 है, तो यानी एप्सिलॉन का वैल्यू 1 आएगा, हम जानते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 रखो, तो ये कितना आ गया 5/4π। अब देखो ml का वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा, मॉडुलस लगाया, माइनस है ना, तो देखो 2 - 0 फैक्टोरियल आएगा ना ऊपर, तो 0 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ नीचे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल आएगा, समझ में आया। तो मेरे पास 2 कोस थीटा, है ना, और e⁻2i/5 ये आ गया, समझ में आई बात। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4π, ठीक है ना, समझ में आई बात। और यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2, है ना, मैं इसलिए लिखा क्योंकि देखो इसका वैल्यू मेरे पास 3 आएगा ना, L2 भी है और ml भी 2 है, तो इसका वैल्यू मैं जब अंदर ले लूँगा वो 9 बन जाएगा, तो यहाँ एक्चुअली में 1 - के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो ये e⁻2i5, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, देखो 3 से कट गया, है ना, ऊपर कितना आया 15, ठीक है ना, और ये कितना आ गया 32π, ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा e⁻2i5। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।